डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से आपका बीएड की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज हमारी दूसरी क्लास है और आप सभी जानते हैं कि आपके साथ नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर का यूनिट 2 की पढ़ाई आप मेरे साथ कर रहे हैं, जो कि इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि नॉलेज क्या होता है, नॉलेज की स्टेटमेंट क्या है, नॉलेज का डेफिनेशन क्या है, नॉलेज के चरित्र यानी कि नॉलेज का नेचर या नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान के बारे में ये सारी चीज़ें जानने के बाद कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान का नेचर क्या है, ज्ञान के चरित्र क्या है, ये सब जानने के बाद आज जो सिलेबस के अनुसार हमारा टॉपिक है वो है मेटाफर्स एंड थ्योरीज। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटाफर्स एंड थ्योरीज क्या होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेटाफर्स, जिसे हम हिंदी में रूपक या अलंकार भी कहते हैं, और थ्योरीज इसे हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। मेटाफर्स जो होता है वो किसी भी ज्ञान को एक रूप देने के लिए या फिर उसे ज़्यादा खूबसूरत सौंदर्यकरण बनाने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी ज्ञान को बहुत ही सुचारू ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही सौंदर्यकरण के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो वो मेटाफर्स का हिस्सा होता है। मेटाफर्स ज्ञान के सौंदर्य को, ज्ञान की क्वालिटी को बढ़ाता है। जैसा कि आपको पता है कि मेटाफर्स आभूषण किसी भी व्यक्ति के सौंदर्य को निखारते हैं, बढ़ाते हैं, उसी तरह ज्ञान के सौंदर्य को और ज्ञान के रूप को, ज्ञान की चीज़ों को ज़्यादा खूबसूरती के साथ जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो मेटाफर्स कहलाते हैं। तो आइए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, मेटाफर्स एंड थ्योरीज, यानी कि वो कौन कौन से रूपक हैं, कौन कौन से अलंकार है, अलंकार क्या होता है ज्ञान में, नॉलेज में, और थ्योरीज क्या होते हैं। थ्योरीज बेसिकली है 3 तरह की होती है। इन तीनों थ्योरीज के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और मेटाफर्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटाफर्स किसी भी ज्ञान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या ज्ञान को ज़्यादा सौंदर्यकरण करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो मेटाफर्स होते हैं। मेटाफर्स ज्ञान का वो हिस्सा है जो कि ज्ञान को ही बहुत खूबसूरत तरीके से, सौंदर्यपूर्ण तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से, या फिर यूँ कहो कि इस तरीके से प्रस्तुत करता है जिससे कि ज्ञान जो है बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमें नज़र आता है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मेटाफर्स एंड थ्योरीज इन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, है मेटाफर्स एंड थ्योरीज। मेटाफर्स जिसका कि मतलब होता है अलंकृत करना, ज्ञान को अलंकृत करना, या जो नॉलेज हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से करना कि वो सुनियोजित दिखाई दे और बिल्कुल सुव्यवस्थित दिखाई दे। तो देखिए, मेटाफर्स को आप ऐसे बता सकते हैं, मेटाफर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग एज समथिंग एल्स हैज़ बिकम of interest in recent decades to both analytic philosophy and continental philosophy, but for different reason. Metaphors यानी कि अलंकार, रूपक, एक ऐसी चीज़ का वर्णन जो कि कुछ और के रूप में, और हाल के दशकों में ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का विषय बन गया है विभिन्न कारणों से। लेकिन मेटाफर्स जो होता है वो नॉलेज को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना या सुव्यवस्थित तरीके से नॉलेज को बखान करना ही मेटाफर्स कहलाता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। मेटाफर्स आर द इन्वेंशन ऑफ थॉट टू एक्सप्लोर अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इन यूरेटिक वे। दे गिव rise to ideas and hypotheses which can explode and perhaps even tested. They act as powerful cognitive models through which educators and learners can understand
educational phenomena by relating them to something previously experienced. तो जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डियर स्टूडेंट्स कि एक खास तरह की संभावनाओं को पता लगाने के लिए एक सोच का आविष्कार है मेटाफर्स. मेटाफर्स ज्ञान को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है. वे विचार और परिकल्पनाओं को जन्म देता है, हमारी सोच को, एक नई सोच को जन्म देता है जिन्हें खोजा जा सकता है या शायद परीक्षण में भी शामिल किया जा सकता है. वे शक्तिशाली संज्ञात्मक मॉडल के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी शैक्षिक घटनाओं के पहले के अनुभव किए गए किसी भी चीज़ से संबंधित करके समझ सकते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेटाफर्स आर यूज्ड इन मैनी रिलेम्स ऑफ डिस्कोर्स ranging in from poetry to political to scientific theorizing, and we argue that epistemological metaphors are best views at theoretical rather than a poetic or descriptive and normative theories. तो मेटाफर्स का उपयोग जो है वो कविता से लेकर के किसी भी तरह की बयानबाजी या राजनीतिक बयानबाजी, प्रवचन या कोई भी सिद्धांत या किसी भी तरह के जो भी वैज्ञानिक तर्क हम देते हैं उसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है. और मेटाफर जो है वो ज्ञान को अलग तरीके से देखने में, सैद्धांतिक व्यू से देखने में, उसको एक नया रूप देने में, ज्ञान का एक नया रूप देने में इसकी मदद करता है ताकि ऐतिहासिक उपयोग के निर्माण के रूप में दर्शन के दृष्टिकोण को समझा जा सके, जाना जा सके. तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मेटाफर्स आप समझ चुके होंगे कि मेटाफर्स ज्ञान को सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित ढंग से नए ज्ञान के इन्वेंशन की, नई सोच की इन्वेंशन की खोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं थ्योरीज ऑफ नॉलेज. जैसा कि आपके सिलेबस में है कि थ्योरीज ऑफ नॉलेज क्या होता है, तो देखिए थ्योरीज ऑफ नॉलेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, सबसे पहला पार्ट है रैशनलिज्म. रैशनलिज्म थ्योरी ऑफ नॉलेज का एक पार्ट है, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ. दूसरा है एम्पेरिसिज्म, तीसरा है क्रिटिसिज्म. आइए इन तीनों नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रैशनलिज्म क्या होता है, एम्पेरिसिज्म क्या होता है और क्रिटिसिज्म क्या होता है. सबसे पहले है रैशनलिज्म. रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म एक थ्योरी है, एक ऐसी थ्योरी है जिसमें किसी भी तरह के अनुभव की बजाय एक निश्चित ज्ञान के बारे में कंसंट्रेट किया जाता है, बताया जाता है. तो हम इसे ये कह सकते हैं कि रैशनलिज्म इज़ अ थ्योरी दैट रीज़न रादर देन एक्सपीरियंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनली इन नॉलेज. मतलब सिद्धांत जो अनुभव के बजाय निश्चित रूप में ज्ञान की नींव है. कहने का मतलब ये है कि प्लूटो और कुछ अदर दर्शन शास्त्री थे हमारे फिलॉसफी में, प्लूटो और कुछ और दर्शन शास्त्री हैं जिनका कहना है कि नॉलेज जो है वो रैशनलिज्म होता है. मतलब हमारे दिमाग में कई तरह के विचार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं क्योंकि हमारे मन में कई तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और कई तरह की प्रक्रियाएं जो हैं वो हमारे मेंटल प्रोसेस का एक हिस्सा है, हमारे मानसिक क्रिया का एक हिस्सा है. माइंड रिमेन्स एक्टिव इन रीजनिंग. एक मनुष्य का जो दिमाग होता है वो हमेशा सक्रिय होता है. किस बात के लिए सक्रिय होता है? एक मनुष्य का दिमाग हमेशा इस बात के लिए सक्रिय होता है कि वो तर्क कर सके, रीज़न दे सके, किसी भी चीज़ की रीजनिंग को समझ सके. जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन के तहत ये रीजनिंग दे सकते हैं कि सूर्य जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है. तो किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रैशनलिज्म यानी कि रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए. तर्क वितर्क जिसे हम कहते हैं कि तर्क के तहत ये ज्ञान प्राप्त करना ही रैशनलिज्म है. उसी का एक और पॉइंट देखिए, तर्क ज्ञान का स्रोत है. ठीक है, रीजनिंग इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज. हम जब भी किसी चीज़ में तर्क वितर्क करते हैं, तर्क करते हैं तो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है. तो कहने का अर्थ ये है कि
तर्क जो है वो एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है या ज्ञान का सृजन होता है। फिर है यूनिवर्सैलिटी एंड नेसेसिटी, सार्वभौमिकता और आवश्यकता। चूँकि रैशनलिज्म यानी कि तर्क ये एक यूनिवर्सल चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, तो ये जो रैशनलिज्म नॉलेज जो होता है ये सार्वभौमिक है और ये आवश्यक है। इट एम्प्लॉयज़ द डिडक्टिव मेथड ऑफ फॉर नॉलेज जनरल टू स्पेसिफिक। रैशनलिज्म में ये कहा जाता है कि ये एक डिडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज है। अगर आप डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज के डिटेल वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं। अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस खोलकर आप ज़रूर देखिएगा। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग, मतलब कोई ऐसा विषय जिसको हम लोग के जनरल से स्पेसिफिक तक लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, तो मैन इज़ मॉर्टल कहने का मतलब ये है कि मनुष्य नश्वर है, ठीक है। तो वैसे ही हम कैसे तर्क निकालते हैं कि राम इज़ अ मैन, राम भी एक मनुष्य है इसलिए राम भी नश्वर है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन क्या है कि मनुष्य नश्वर होता है, तो चूँकि राम मनुष्य है इसलिए वो भी नश्वर है। इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसकी डिटेल की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। इसकी डिटेल भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहले की वीडियो में जा कर के इसकी भी डिटेल देख सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद है नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, एजम्पशन एंड पोस्टुलेट्स। ज्ञान जो है वो पूर्व धारणा और मान्यताओं और अभिधारणाओं पर आधारित है। मतलब पहले से जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं, पहले से जो हमारी प्रीपोजिशंस है, एजम्पशन है, जो हम मानते आ रहे हैं, जो हम समझते आ रहे हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, उस पर हमारा ज्ञान आधारित होता है। मैथमेटिक्स इज़ अ मॉडल फॉर नॉलेज। गणित जो है वो ज्ञान का एक मॉडल है। गणित भी एक ऐसा हिस्सा है ज्ञान का जिससे कि ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा है डील्स विद द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान के सिद्धांतिक पहलू से निपटता है। तो ज्ञान हमेशा थियोरेटिकल एस्पेक्ट यानी कि सैद्धांतिक पहलू से ही समझा जा सकता है और ज्ञान को समझने के लिए उसके सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक होता है। नॉलेज कैन बी गेन्ड एज प्रायोरी। ज्ञान को प्राथमिकता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने ज्ञान का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ज्ञान के नेचर के बारे में पहले भी आपको बताया था और अब मैं आपको ये बता रही हूँ रैशनलिज्म यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या बताती है, ये ज्ञान के कुछ पॉइंट्स हैं, जो ज्ञान की थ्योरीज है जो इन पॉइंट्स में मेंशन की हुई है, इसे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म एक और थ्योरी है नॉलेज की। इसमें ये कहा जाता है, ये एक फ़िलोसफिकल थॉट ऑफ एरिस्टोटेल लोके। एरिस्टोटेल लोके जो है वो एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे और उनके विचार से उनका ये कहना था कि माइंड इज़ टैब्यूला रासा। मन जो है वो टैब्यूला रस है। मन हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, हमारे अंदर जो हमारे इंद्रियों से और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, एक्चुअल में वही ज्ञान है। हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं, हम जिस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसरी एक्सपीरियंस आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। संवेदी अनुभव ज्ञान का स्रोत है। मतलब हमारे सेंसेस जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो ज्ञान का एक स्रोत है। ड्यूरिंग सेंसरी एक्सपीरियंस एंड माइंड रिमेन्स पैसिव। जब हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, मतलब जब हमारे अंदर जो संवेदना है उसके द्वारा जब हम अनुभव करते हैं, तो मन जो है वो निष्क्रिय रहता है। मन के अंदर कोई क्रिया नहीं हो सकती है, वो अनुभव सिर्फ हमारी इंद्रियों को होता है। इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज। इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि जो
एक व्यक्ति विशेष को जो महसूस होता है वो सभी व्यक्तियों को महसूस होता है, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है। जो एम्पेरिसिज्म थ्योरी है, एम्पेरिसिज्म थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जो एक व्यक्ति विशेष को महसूस होगा वो सबके लिए भी महसूस होगा, क्योंकि इसमें एक तर्क है। दिस इज़ कॉल्ड द इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज। इंडक्टिव मेथड को और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए जो इसमें ऑलरेडी डाली हुई है, और मैं उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसमें देने की कोशिश करूँगी। फिजिकल साइंस आर द मॉडल ऑफ नॉलेज। भौतिक विज्ञान जो है वो ज्ञान का मॉडल है। फिजिकल साइंस जो है, जो भौतिक विज्ञान है, वो उससे भी हमें काफ़ी नॉलेज प्राप्त होता है। एम्पेरिसिज्म थ्योरी के अंदर ये कहा गया है। डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रयोगात्मक पहलू के साथ डीलिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो प्रयोगात्मक पहलू से जाना जा सकता है। आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ को बार बार परखेंगे, उतना ज़्यादा आपको नया ज्ञान प्राप्त होगा। नॉलेज कैन बी गेन्ड एज पोस्टेरियोरी। ठीक है, ज्ञान को पराक्रम के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आप ऐसे जान सकते हैं कि ज्ञान जो है वो आपके लिए एक तरह का पावर है, एक तरह का पराक्रम है। ज्ञान की थ्योरी में एक जो तीसरी थ्योरी है वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है वो इमैनुअल कांत के द्वारा पब्लिश की गई ये थ्योरी है, और इसमें ये कहा जाता है, अपोज द नोशन इन इनिटिएट आइडियाज एंड द नोशन एज अ माइंड इज अ टेबुला रासा एंड नॉलेज कम्स थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। जन्मजात विचार की धारणा का विरोध किया है इसमें, मतलब रैशनलिज्म का विरोध है, और धारणा के रूप में मन तबला रस का विरोध है, और ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से आता है। तो इसमें ये कहा गया है कि ज्ञान जो है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से आता है, हम जिन चीज़ को अनुभव करते हैं उसके माध्यम से आता है। बोथ माइंड एंड एक्सपीरियंस आर द मीन्स ऑफ नॉलेज। क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि जैसे हमने रैशनलिज्म में देखा था कि हमारे दिमाग में पहले से ज्ञान होता है और हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने एम्पेरिसिज्म में देखा, उसमें हमने ये देखा कि ज्ञान जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पे आता है। लेकिन क्रिटिसिज्म का कहना है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग से ही नहीं, या सिर्फ एक्सपीरियंस से ही नहीं, बल्कि दोनों से आता है। जब दिमाग और जब माइंड और एक्सपीरियंस दोनों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन दोनों के इस्तेमाल से हमें ज्ञान मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ रीजनिंग, that is mind, and experience, that is sensation, as a essential means of knowledge। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको दोनों माइंड और सेंसेशन यानी कि एक्सपीरियंस, दोनों का ही एकीकरण करना ज़रूरी है, दोनों का ही इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। जब हमारा माइंड और हमारे सेंसेशन दोनों इकट्ठे होते हैं, जब हम रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता भी रखते हैं और हम महसूस करने की क्षमता भी रखते हैं, तभी सही ज्ञान अर्जित होता है। क्रिटिसिज्म के अनुसार, क्रिटिसिज्म के अनुसार नॉलेज कैन बी गेन्ड बाय सिंथेसाइजिंग एंड प्रायरोरी एंड पोस्टेरोरी। ठीक है, ज्ञान जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, प्रायरोरी और अनुभव दोनों के कणों को मिलाकर के ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, या फिर यूँ कहिए कि ज्ञान को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के हम इसमें यही समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि जो रैशनलिज्म थ्योरी है उसका ये कहना है कि तर्क जो है वो ज्ञान का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी कि रीजनिंग इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एम्पेरिसिज्म का ये कहना है कि सेंसरी एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे इंद्रिय अनुभव हैं, वही ज्ञान का स्रोत है, वही ज्ञान का सोर्स है, इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है उसका कहना है कि नॉलेज कैन बी गेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ रीज़न एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। क्रिटिसिज्म का कहना है कि नॉलेज तभी हासिल किया जा सकता है जब हम दोनों का समन्वय करेंगे, मतलब रीज़न का यानी कि तर्क का और अपने इंद्रियों के अनुभव का,
दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा है कि मेटाफर जो है वो ज्ञान के क्वालिटी को बढ़ाने में योगदान देता है। मेटाफर का मतलब ही होता है कि हम किस तरह से अपने ज्ञान को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुचारू रूप से प्रस्तुत कर सके। ज्ञान के एक रूपीकरण या फिर सौंदर्यकरण में मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो थ्योरीज ऑफ नॉलेज होता है, थ्योरीज ऑफ नॉलेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। रैशनलिज्म में सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो तर्क के आधार पर नॉलेज को प्राप्त करने के बारे में बात की गई है। एम्पेरिसिज्म में ये बात की गई है कि इंद्रियों के अनुभव से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और क्रिटिसिज्म में ये कहा गया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें तर्क की भी ज़रूरत है और इंद्रियों के अनुभव की भी ज़रूरत है। उन दोनों का समावेश करके ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्ञान के थ्योरीज़ क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, और मेटाफर्स यानी कि रूपक या अलंकार क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए या कुछ भी चीज़ें आप ना समझ पाए तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या फिर आज के इवनिंग की क्लास में आप मुझसे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं या जो भी आपको नहीं समझ में आया है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।